हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देखो प्रीवियस वीडियो हमने इंट्रोडक्शन की देखी थी कि पार्टनरशिप क्या होती है एंड फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो है हमारा एडजस्टमेंट टू फाइनल अकाउंट्स। जो भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, उसको किस तरीके से करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। सो यहाँ पर हम करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो एंड देखते हैं एडजस्टमेंट टू फाइनल अकाउंट्स क्या क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 26 एडजस्टमेंट ली हैं जिनको जो है यहाँ पर शो किया गया है कि हम फाइनल अकाउंट्स में उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट, यहाँ पर गिवन है आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस। जैसे एग्जाम्पल लिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं। अब देखो एक्सपेंस आपको पता है क्या होते हैं, खर्चे जो होते हैं किसी भी बिजनेस फर्म के जो एक्सपेंस होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि पिछले जो पे नहीं किए गए हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि मान लो 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 अप्रैल से जो है मंथ की सैलरी देनी थी जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। सो अब डेट हो गई है यहाँ पर मान लो 30 जून, ठीक है, 30 जून। सो यहाँ पर जो है अप्रैल से चल रहा है एंड अप्रैल के बाद मई की सैलरी जो है वो नहीं मिली है। एंड अब यहाँ पर क्या हुआ, जून की सैलरी भी होनी है एंड मई की भी होनी है। सो जब जून में ये पे की जाएगी सो जो मई वाली सैलरी होगी वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल लिया है। सो ये हमारे अकाउंट गिवन है कि जर्नल एंट्री बनाएंगे देन उसमें क्या एंट्री होगी, या ट्रेडिंग P&L या एडजस्टमेंट करेंगे उसमें क्या होगी, एंड जो बैलेंस शीट होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें ये जो एडजस्टमेंट गिवन है उनकी कैसे एंट्री होगी वो हमें देखना है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें लिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग का कि सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सो अगर हम जर्नल एंट्री उसकी बनाएंगे तो क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, समझ आ गई। डेबिट साइड क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा एंड क्रेडिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ट्रेडिंग P&L अगर हम बनाते हैं देन उसमें अगर आउटस्टैंडिंग है सो क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में हमने एग्जांपल लिया सैलरी का, एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो सकती है। सो वो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लो 30 जून हमने यहाँ पर लिया था, 30 जून की अगर 10,000 सैलरी है, ठीक है, एंड 10,000 जो थी वो यहाँ मई की थी, ठीक है। मई की अब पे नहीं की गई थी सो यहाँ पर जो पे की जाएगी 30 जून की वो कितनी होगी, 20,000 हो जाएगी टोटल, 10,000 मई की एंड 10,000 जून की, समझ आ गया। एंड बैलेंस शीट में इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, शो ऑन द लायबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो बैलेंस शीट में क्या शो होगा, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो शो होगी, मतलब यहाँ पर जो 10,000 थी हमारी मई वाली वो आ जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लियर हो गया। देन सेकेंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम नॉट रिसीव्ड या फिर इनकम रिसीवेबल और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, एग्जाम्पल इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर बोला है कि अगर हमने फर्स्ट वाला लिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम कि इनकम जो है वो हमें पहले से रिसीव हो गई है बट पहले से हो गई है इनकम बट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू हो गया इंटरेस्ट बट रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री जो बनाएंगे वो आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब रिसीव हो गया है, ठीक है, बट अभी तक उसका जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है। ट्रेडिंग या P&L बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी इनकम होगी क्रेडिट साइड, एग्जांपल फ्रॉम इंटरेस्ट। जैसे अगर मान लो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सो उसमें हमारी सैलरी डेबिट साइड आती है, सो उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग होगी उसमें ऐड कर दी हमने, यहाँ पर 20,000 डाली। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी इनकम्स होती है उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो क्रेडिट साइड जो इंटरेस्ट होगा उसमें हम इनकम और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। शो ऑन द एसेट साइड एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट साइड आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ आ जाएंगी, एसेट साइड, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे लायबिलिटी साइड, क्लियर है। देन थर्ड है हमारी प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस एंड
और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो एडवांस का मतलब कि कोई चीज का हमें पेमेंट करना था, कोई एक्सपेंस का पेमेंट करना था, वो हमने पहले कर दिया है। पहले का मतलब अब जैसे देखो यहाँ पर हमें कोई चीज पे करनी थी 30 जून में, बट हमने वो मई में कर दी है, ठीक है। सो वो कहलाएगा प्रीपेड या एडवांस। सो एडवांस के केस में क्या होता है, एग्जाम्पल ये प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मान लो करवाया था 1 अप्रैल को, ठीक है, एंड उसका जो है 10-10 हजार इंस्टॉलमेंट देना था हर मंथ। अब जून वाला जो था वो मई में ही पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, एडवांस हो गया। अब इसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। देन जो ट्रेडिंग P&L होगा उसमें क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड फ्रॉम इंश्योरेंस। जैसे डेबिट साइड हमारा इंश्योरेंस होगा कि इंश्योरेंस हमें पे करना है, सो इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड आ गया। अब जब हमने उसमें से एडवांस में पेमेंट कर दी है, सो वो एडवांस पेमेंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगी। देन बैलेंस शीट में इसका एसेट साइड आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। जो भी आउटस्टैंडिंग वाली सारी चीजें होती हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लायबिलिटी साइड आते हैं, एंड प्रीपेड या एडवांसेस जो होंगे वो सारे एसेट साइड आ जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे यहाँ पर, फोर्थ है हमें बेड डेट राइट ऑफ की। बेड डेट क्या होते हैं पता है ना, कि डेटर्स जो होते हैं वो अगर हमें पेमेंट नहीं करते हैं देन वो हमारी बेड डेट हो जाती है, ठीक है। बेड डेट अब राइट ऑफ हो गई है, देन उसकी एंट्री क्या होगी, सो जर्नल एंट्री अगर हम सिंपल सी बनाए सो हो जाएगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। एंड अगर इसका ट्रेडिंग P&L में देखेंगे सो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड, ऐड हो जाएगा बेड डेट में जो भी ट्रायल बैलेंस में बेड डेट गिवन होंगी। जैसे अगर आपको ट्रायल बैलेंस ऊपर दे रखा है उसमें बेड डेट गिवन है, सो यहाँ पर बेड डेट जो राइट ऑफ हो रही है वो उसमें ऐड होके आ जाएंगी, ठीक है। देन बैलेंस शीट में क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स ऑन एसेट साइड। देखो डेटर्स पर ही होती है हमारी बेड डेट। डेटर्स पर कैसे, मतलब मान लो कि हमें किसी से 10,000 रुपए मिलने थे, ठीक है। डेटर्स मतलब हमने क्रेडिट सेल की थी, अब उनसे 10,000 मिलने थे, बट यहाँ पर हमारी बेड डेट हम मान के चले जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट था बेड डेट का, कि बेड डेट की अमाउंट जो भी यहाँ पर 1500 अमाउंट हो गया, ठीक है। अब 1500 जो है ये मिलने नहीं है, सो जो हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे कि 10,000 जो हमें डेटर्स से मिलने थे, सो उसमें ये मान के चलेंगे कि ये 1500 नहीं मिलेंगे, सो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड जो डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा बैलेंस शीट में वो आ जाएगा 8500। क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम जब रिसीव होगी एडवांस में, जैसे इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट जो है वो एडवांस में रिसीव हो गया है, ठीक है। अभी हमने केस पढ़ा था कि हमें जो है जो इनकम है वो रिसीव नहीं हुई, अब एडवांस में रिसीव हो गया, सो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट या इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। एंड जो भी हमारी इनकम क्रेडिट साइड आनी होगी P&L में उसमें से डिडक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस में हो गई, ठीक है। एंड जो बैलेंस शीट है उसमें आ जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो भी वैल्यू फिक्स्ड एसेट की घटती रहती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि फिक्स्ड एसेट, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि मशीनरी थी, मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी एंट्री क्या होगी, सो अगर जर्नल एंट्री बनाएंगे देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये हो जाएगा, है ना। एंड जब इसका हम ट्रेडिंग P&L में करेंगे सो ये हमारा आता है डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में क्या होगा, जो भी एसेट की वैल्यू होगी एसेट साइड डिडक्ट हो जाएगी उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन होगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले आपको ये चीजें समझनी है कि अगर आपकी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख दे रखी है, ठीक है, एंड उस पर आपको 10% प्रीमियम दे रखा है, ठीक है, सो आप 10% प्रीमियम उस पर निकालोगे, 10% प्रीमियम आ जाएगा 10,000, एंड ये 10,000 इसमें से माइनस कर देने हैं, सो जो वैल्यू बचेगी बैलेंस शीट में वो आ जाएगी 90,000 की, ठीक है। एंड ये जो 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन का आया, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा P&L में, ठीक है। ये होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके फॉर्मेट्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, सो उसके लिए डिस्काउंट जो होता है उसका रिजर्व जो होगा उसकी क्या एंट्री होगी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट होगा, अलाउ करेंगे तो डेबिट होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देन हम जब ट्रेडिंग P&L बनाएंगे सो उसमें हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे, एंड जब बैलेंस शीट बनाएंगे सो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटी साइड आएंगे, क्यों, क्योंकि उनको हमें पेमेंट करना होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये देखो यहाँ क्या बोला है, जैसे क्रेडिटर्स जो होते हैं उनसे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, सो उनसे डिस्काउंट मिलेगा एंड डेटर्स को हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। सो जो डिस्काउंट अलाउ होता है वो डेबिट होता है एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। देखो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स को फर्म जो होती है वो क्रेडिट सेल करती है, ठीक है। सो फर्म जो है वो डेटर्स को डिस्काउंट देगी, क्योंकि पेमेंट जो करेगा वो डेटर्स करेगा। अगर मान लो डेटर्स जो भी हैं उन्होंने जो भी सामान खरीदा है, मान लो 50,000 का सामान खरीदा, ठीक है, अब वो 50,000 उन्होंने उधार कर दिया। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो फर्म उसको डिस्काउंट दे रही है कि भाई आप 1,000 कम दे दो, 2,000 कम दे दो, या 10%, 5%, ठीक है, सो वो डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अलाउ हो रहा है, फर्म अलाउ कर रही है डेटर्स को, ठीक है। सो फर्म जब अलाउ करती है तो जो डिस्काउंट होता है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से जब क्रेडिटर्स की बात करेंगे, सो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिससे फर्म परचेज करती है क्रेडिट पे, ठीक है। फर्म ने परचेज किया क्रेडिट पे, अब पेमेंट किसको करना है, फर्म को पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को, ठीक है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, सो यहाँ पर कौन डिस्काउंट अलाउ करेगा, क्रेडिटर्स अलाउ करेंगे फर्म को। सो फर्म को रिसीव हो रहा है, सो यहाँ पर जो भी डिस्काउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो जो भी चीजें हम जो भी एंट्री बनाते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, वो ये मान के देखते हैं कि जो भी सारी चीजें वो फर्म के हिसाब से देखी जा रही है कि फर्म में क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, फर्म को क्या मिल रहा है, क्या फर्म दे रही है, ठीक है। सो जो भी बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, सो उसमें अगर डेबिट कब होगा, जब फर्म अलाउ करी, ठीक है, एंड क्रेडिट कब होगा, जब फर्म को रिसीव होगा डिस्काउंट। क्लियर है। देन इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड ये आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग P&L में डेबिट साइड, और ये डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। जिस तरीके से हम बैड डेट माइनस करते हैं उसी तरीके से हम ये माइनस कर देंगे डेटर्स में से, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एज डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल जो थे उनको डिस्काउंट किया गया और वो डिसऑनर हो गए। सो इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। एंड ये हमारा P&L में आ जाएगा डेबिट साइड, और ये माइनस हो जाएगा बैंक अकाउंट में से एंड ऐड हो जाएगा डेटर्स एसेट साइड, ठीक है, क्योंकि जो बिल था, जो पेमेंट करने के लिए डेटर्स ने बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है, पेमेंट नहीं हुई है। देन 10th है हमारा राइट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे उनको राइट ऑफ किया है। सो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड इसका ट्रेडिंग और P&L में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस फर्म से पहले होते हैं और फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड हमारी बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट होगी, डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑन द एसेट साइड, जो भी एसेट साइड अकाउंट होगा उसमें से माइनस हो जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। देन 11th है हमारा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर इज रिमेन टू बी एडजस्टेड, मतलब बिल्स जो डिसऑनर हुआ था वो अभी एडजस्ट होने को रह गया है। सो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड इसका भी ट्रेडिंग P&L पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई इसकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। एंड जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें क्या होगा, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं उसमें से माइनस हो जाएगा एंड ऐड हो जाएगा डेटर्स में, ठीक है। क्योंकि देखो बिल्स रिसीवेबल का क्या मतलब है कि इतने का हमें बिल मिला है एंड वो रिसीव होना है, सो वो हमारे एसेट साइड आ जाते हैं, ठीक है। अब वो बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट मिली ही नहीं, तो क्या होगा, जिस डेटर के नाम से वो बिल थे वो डेटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे एंड जो बिल था वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी सन्ड्री डेटर इंक्लूडेड डेटर फॉर डिसऑनर बिल एंड हाफ द अमाउंट इज इरिकवरेबल। अब देखो इसमें दोनों एंट्री डेटर्स की और बिल्स रिसीवेबल की ऐड कर दी। सो इसकी जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे, सो इसका आ जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, शो ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड आ जाएगा हमारा P&L में बैड डेट के नेम से, ठीक है। एंड जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें डेटर्स में से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब जो बिजनेस फर्म है उसमें से पार्टनर ने सामान निकाल लिया। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी भाई शूज की शॉप है या शूज का बिजनेस है, ठीक है। आपने क्या किया, उसमें से एक पेयर ऑफ शूज निकाल लिया अपने यूज के लिए कि भाई मुझे वहां जाना है और मेरे पास शूज नहीं है नए, तो मैं अपनी शॉप में से अपने बिजनेस में से निकाल लेता हूँ एंड मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो वो पेयर ऑफ शूज आपने अपने यूज के लिए निकाला उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स या विड्रॉ करना, ठीक है। सो यहाँ पर जो गुड्स विड्रॉ किए हैं उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग,
जो भी पार्टनर है या जो भी ओनर है, ठीक है, वो जब कोई सामान अपने यूज के लिए निकाल लेता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैपिटल में से हमारे माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, ये रीजन पता है। एंड यहाँ पर जो है हमारा लायबिलिटी साइड आ जाएगा बैलेंस शीट में। देखो क्यों होगा माइनस, क्योंकि भाई जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें जो आपका कैश है और जो एसेट है वही तो सारी आपकी कैपिटल होती है ना। तो एसेट क्या है, अब जब आपका शूज का शोरूम है, शूज बेच रहे हो, सो शूज जो है वो आपके एसेट है, ठीक है। सो आपने क्या किया, एसेट निकाल लिया। अब एसेट कम हो गया, इट मीन्स कि आपकी कैपिटल कम हो गई। सो जो पेयर ऑफ शूज आपने निकाला है उसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल में से कम हो जाएगी। अगर मान लो आप नहीं निकालते, उसको सेल कर देते, ठीक है, सो वो क्या होता, उससे आपकी सेल होती और कैपिटल इंक्रीज होती, क्योंकि उस पर प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत होता है ना। सो यहाँ पर जो गुड्स विड्रॉ किए हैं उसकी एंट्री हो जाएंगी तीनों में। देन नेक्स्ट है गुड्स परचेज रिमेन टू द रिकॉर्डेड थ्रो इंक्लूडेड इन स्टॉक। यहाँ पर बोला है कि गुड्स परचेज कर लिए हैं बट स्टॉक में इंक्लूड हो गए, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई है अभी। सो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब स्टॉक में आ गए बट हमने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, एंड इसकी जो हमारी ट्रेडिंग P&L होगा उसमें आ जाएगी परचेजेस डेबिट साइड, एंड जो बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे लायबिलिटी साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी 15, ये गुड्स सोल्ड आर इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक एज इट वाज नॉट डिलीवर्ड। सेम पीछे वाले की तरह है, इसमें क्या बोला है कि हमने गुड्स सोल्ड कर दिए बट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए, ठीक है। जैसे मान लो कि बिक गए भाई, ठीक है, बिक गए हैं बट स्टॉक में अभी भी हैं, ऐड हुए हुए हैं, क्योंकि डिलीवर नहीं हुए हैं, डिलीवरी नहीं हुई है। तो इसकी हमारी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि भाई कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। स्टॉक अगर कम होता, कैश आता, तभी तो एंट्री होती, या फिर डेटर्स रेज होते तभी तो होती। सो यहाँ पर स्टॉक हमारा रिमेन सेम है ना। सो जो हमारा ट्रेडिंग P&L होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक में से, एंड बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल्स इंक्लूड गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब जो गुड्स सेल की हैं उसमें जो है ऐसे गुड्स भी हैं जिसमें सेल रिटर्न भी आ सकता है, ठीक। सो इसकी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो अगर सेलिंग प्राइस पर देखें तो ये होगी सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और अगर कॉस्ट प्राइस पर देखें तो इसका हो जाएगा स्टॉक विद डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। एंड अगर इन दोनों का अलग अलग केस हम ट्रेडिंग P&L में देखते हैं, सो ये हमारा डिडक्ट हो जाएगा सेल में से क्रेडिट साइड जो हमारी P&L में आती है, एंड इसमें जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा जो भी क्रेडिट साइड P&L में आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। एंड बैलेंस शीट में जब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे सो डेटर्स में से माइनस हो जाएगा पहले केस में, एंड सेकंड वाले में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखो जब सेल रिटर्न होती है, ऐड क्यों हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, देखो जब हम सेल करते हैं सो हमारा स्टॉक जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, माइनस हो गया। जितने की भी सेल की, मान लो 50,000 गुड सेल की है तो 50,000 से स्टॉक कम हो जाएगा। अब जब सेल रिटर्न हो रही है, सेल रिटर्न का मतलब क्या है कि जो गुड्स बेचे थे वो वापस से आ गए। सो जब सेल हो रहे हैं तो स्टॉक माइनस हो रहा है, जब वापस से आ रहे हैं तो स्टॉक ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये ऐड होना है। देन नेक्स्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल। देखा होगा आपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे लोग क्या करते हैं, फ्री सैंपल बांटते हैं गुड्स का, ठीक है। सो उसकी एंट्री क्या होगी, वो हमारा किस में आता है, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बांटते हैं फ्री सैंपल है, क्यों, अपना लॉस कोई क्यों करवाएगा, क्योंकि वो अपना एडवर्टाइज करवाना चाह रहे हैं, अपने गुड्स का एडवर्टाइज करवाना चाह रहे हैं ताकि लोग उस चीज को जाने, ठीक है। एंड अगर वो उनको अच्छा लगता है तो उनकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। एंड अगर हम ट्रेडिंग P&L की बात करें सो एडवर्टाइजमेंट हमारा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आ जाएगा, एंड जो P&L है उसमें डेबिट साइड आ जाएगा। बट एडवर्टाइजमेंट का हमारा बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पर क्या बोला है कि वेजेस जो दिए हैं वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए दिए। मान लो बिजनेस फर्म में कोई मशीनरी नई आई है, वो मशीनरी लगानी थी, उसके लिए वेजेस दिए, बट वो हो गई है वेजेस के नाम से डेबिट। सो वेजेस के नाम से जो डेबिट हो गई उसको सही करना है, एंड एंट्री क्या बनानी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू
टू वेजेस, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। रेक्टिफिकेशन का मतलब कि एंट्री गलत बना दी है, उसको सही करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब कि कोई एंट्री गलत हो गई है, उसको सही से बनाना, ठीक है। वेजेस के नहीं देने हैं हमें, मशीनरी के लिए देने हैं। एंड अगर ट्रेडिंग P&L की बात करें देन इसमें डिडक्ट हो जाएगा वेजेस में से डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि वेजेस में वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, मशीनरी में आने हैं, ठीक। एंड ये हो जाएगा बैलेंस शीट में एंट्री, इसकी मशीनरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। बहुत तरीके के आपने इंश्योरेंस देखे होंगे, कई सारे टाइप्स के होते हैं और उन्हीं टाइप्स में हमारा फायर इंश्योरेंस भी आता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पेमेंट करती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी गुड्स थे वो उसमें फायर लग गई है, आग लग गई है, उससे जो है लॉस हो गया है एंड जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने क्लेम एडमिट कर लिया कि हाँ भाई सारी चीजें सही हैं, हम आपका क्लेम जो है वो आपको पेमेंट कर देंगे। सो इसकी एंट्री आ जाएगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किसको मिलेगा, बिजनेस फर्म को, तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग P&L में होगा वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग में एंड ये हमारा डेबिट साइड आ जाएगा P&L साइड, ठीक है। देन हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें हमारा एसेट साइड आ जाएगा, जो भी क्लेम का अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा लीगल चार्जेस पेड फॉर एक्विजिशन प्रॉपर्टी डेबिट टू लीगल एक्सपेंस। ये भी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, जैसे ऊपर 18 वाली एंट्री थी वेजेस की। सो इसमें क्या बोला है कि लीगल चार्जेस पेड किए हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसके लिए, बट वो किसमें हो गए, लीगल एक्सपेंस की जगह डेबिट हो गए, ठीक है, लीगल एक्सपेंस डेबिट हो गए। सो लीगल एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना था। देखो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी एंट्री गलत हो गई है देन उसको आपको सही करना है, ठीक है। सो कैसे सही करोगे, अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो गई है, ठीक है, सो उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, सही हो जाएगी। अगर कोई चीज गलती से क्रेडिट हो गई उसको डेबिट कर दोगे देन सही हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि लीगल एक्सपेंस में उसको हमने डेबिट कर दिया है, सो लीगल एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। एंड जो सही एंट्री थी, सही एंट्री क्या होनी थी कि प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसके लिए एक्सपेंस हुए, तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट होना था। सो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो अगर हम सही वाली एंट्री बनाए सो इसकी एंट्री ये होनी थी प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो सारे हम कैश में पेमेंट करेंगे। सो इसकी सही एंट्री ये होनी थी, बट एंट्री जो गलत हुई है वो क्या हुई है वो देख लेते हैं। गलत वाली एंट्री बना दी है लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड टू कैश, ठीक है, ये एंट्री बना दी थी। अब देखो यहाँ पर हमारा कैश तो दोनों जगह क्रेडिट है, जो सही वाली एंट्री है उसमें भी क्रेडिट होना था एंड जो गलत वाली है उसमें भी क्रेडिट है। सो कैश तो हमारा सही है दोनों जगह, कैश में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टी डेबिट होनी थी उसकी जगह लीगल एक्सपेंस डेबिट कर दिए। सो देखो गलती कहाँ हुई, लीगल एक्सपेंस डेबिट की। अभी मैंने बताया जो चीज डेबिट करते हैं उसको, अभी मैंने बताया जो चीज डेबिट हो जाती है गलती से उसको क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीगल एक्सपेंस को, जो भी लीगल चार्जेस हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे एंड सही एंट्री हमारी क्या होनी थी, प्रॉपर्टी डेबिट होनी थी और प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे। सो इस वजह से हमारी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसी आएगी, ठीक है। देन अगर हम ट्रेडिंग P&L की बात करें सो इसमें आ जाएगा हमारा जो भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड P&L में उसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है एसेट साइड उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखो लीगल एक्सपेंस में हमने गलती से कर दिया था, उसमें माइनस हो गया P&L से एंड जो प्रॉपर्टी थी उसमें ऐड होना था, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की जो कैपिटल होती है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी क्या एंट्री होगी। देखो जो भी बिजनेस फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो उनकी कैपिटल कहलाई जाती है। अब उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है कि भाई किसी ने इतना पैसा लगाया तो क्यों लगाया है, वो अपने पैसे का इंटरेस्ट भी तो लेगा, है ना। बट एक केस होता है जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताना जल्दी से, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे वो आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। देन हमारी बैलेंस शीट की जो एंट्री होगी उसमें जो कैपिटल या करंट अकाउंट होते हैं वो सारे हमारे लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी 22 सैलरी ऑफ पार्टनर। सैलरी जो होगी पार्टनर की उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। सो अभी जो हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी वो देखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, सिंपल सैलरी ऑफ पार्टनर जो दी जाएगी उसकी एंट्री क्या होगी। सो सैलरी जो है वो हमारी P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी, डेबिट साइड, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ डेबिट एंड यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल। जर्नल एंट्री अगर आपको बनानी होगी देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कैसे होगी मैं इसका लेजर भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग P&L की बात करेंगे सो ये हमारा डेबिट साइड आता है P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। जो भी सैलरी होती है वो हमारी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ जाएगी। देन यहाँ पर जो है जो भी हमारी कैपिटल या करंट अकाउंट होंगे पार्टनर के उसमें ऐड हो जाएगी। अभी हमने देखा पीछे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या कैपिटल जो होती है वो भी हमारी लायबिलिटी साइड आती है बैलेंस शीट में। सो जो पार्टनर की सैलरी है वो उसमें ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अभी देखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कि मान लो जो अभी हमने एग्जांपल दिया था कि आपने शूज निकाल लिए, वो हो गई हमारी ड्रॉइंग्स। बट अगर कोई पार्टनर कैश निकाल लेता है, कैश विड्रॉ किया उसने 10,000, ठीक है। 10,000 जो उसने कैश विड्रॉ किया है उस पर मान लो 5% उसको इंटरेस्ट देना है, सो ये कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। और P&L साइड ही हमारे एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, ठीक है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे देन आपको समझ आना चाहिए ये चीज, इसीलिए मैं अभी समझा रही हूँ, ठीक है। एंड जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे सो उसमें जो कैपिटल होगी उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि कैपिटल में से हम ड्रॉइंग्स माइनस कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, जो भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। देन सेकंड केस है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ऐसा क्यों दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें हमारी 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल की, ठीक है, रॉ मटेरियल। एंड देन सेकंड स्टेज होती है हमारी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जो थर्ड होती है वो होती है हमारी फिनिश गुड्स की, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की। सो ये सारे ऐड होके हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसीलिए तीनों की एंट्री अलग अलग दे रखी है, ठीक है। रॉ मटेरियल की जो भी कच्चा माल परचेज कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की जो माल का प्रोडक्शन हो रहा है अभी, ठीक है, एंड फिनिश गुड जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। सो इसकी अगर हम ट्रेडिंग P&L में देखें सो जो रॉ मटेरियल होगा वो क्रेडिट साइड आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, एंड स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस जो होगा वो आ जाएगा, एंड जो फिनिश गुड होंगे वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें सो रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो एसेट साइड आना है, एंड ये भी एसेट साइड आना है, एंड ये भी। क्योंकि देखो ये तीनों एसेट साइड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हम स्टॉक लिखते हैं एसेट साइड उसमें ये सारी चीजें ऐड होके आती हैं, ठीक है। सो सारी ये हमारी एसेट साइड आ जाएंगी बैलेंस शीट में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी कमीशन टू मैनेजर एज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, ठीक है, सो उसकी एंट्री हो जाएगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। एंड बैलेंस शीट में आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग कमीशन। अभी हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री हमारी गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ये बोला है कि गुड्स रिसीव हुए हैं फ्री सैंपल के जो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड है, कि हमें उनको एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो वो हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, और ये डेबिट साइड हमारा ट्रेडिंग में आ जाएगा एंड क्रेडिट साइड P&L में आ जाएगा। और बैलेंस शीट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री सैंपल के लिए दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए गए हैं। अभी हमने देखा था कि जो चीज एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल के लिए दी गई हो उसका बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वही सेम एंट्री इसमें लग जाएगी कि जो फ्री सैंपल दिया गया वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एडजस्टमेंट एंट्री। आज की वीडियो में हमने देखा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज।
किस तरीके से हमें जो है कुछ एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट है, उनको कहाँ कहाँ हमें एडजस्ट करना है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से लर्न हो गई होंगी एंड इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके लेजर फॉर्मेट देखेंगे देन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।